अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था क्रिमिनोलॉजी के सेक्शन 4 में से रेडिकलिज्म, टेररिज्म एंड वार ऑन टेरर। उसमें से भी पहले मैं रेडिकलिज्म को एड्रेस कर रही थी। तो रेडिकलिज्म को लेकर हमने क्या क्या चीजें की हैं आउटलाइन में से। ये हमने इंट्रोडक्शन देखा है, इसका इंट्रोडक्शन के बाद हमने इसका हम देखा है कि ये टेररिज्म से किस तरह डिफरेंट है। डिफरेंस देखा है दोनों के बीच। देन हमने फैक्टर्स देखे हैं बिहाइंड रेडिकलिज्म। अब हम रेडिकलिज्म को कम कैसे कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में जहाँ पे ये बहुत ज्यादा होगा। उन सोसाइटीज में या वैसे भी हम इसको शुरू से ही पैदा होने से मतलब हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में रेडिकलिज्म का कोई रेडिकलिज्म हो ही ना, हम कैसे रोक सकते हैं? अगर है तो उसे हम कम कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग इसके लिए डिफरेंट अप्रोचेस को जो है वो हम अपना सकते हैं। उनमें सबसे पहली है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। होता ऐसा है ना कि सबसे ज्यादा रेडिकल ग्रुप्स वहीं पे होते हैं, उन सोसाइटीज में होते हैं। और ऐसे सोसाइटीज में इनकी जगह बनती है जहाँ पे एजुकेशन का लेवल बहुत कम होता है, लिटरेसी लेवल जो होता है वो बहुत कम होता है लोगों के अंदर। और अगर एजुकेशन कुछ लोग ले भी रहे होते हैं ना, तो उनकी कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, क्रिटिकल एनालिसिस उनका जीरो होता है। देखो, एक होता है कि आपके सामने कोई मुद्दा रख दिया जाए। नॉर्मली जब आप किसी के साथ डिबेट करते हो किसी टॉपिक पे, तो वो लोग वो जो ऊपर ऊपर की जो किसी भी बात की फेस वैल्यू है ना, वो देख के बस आपके साथ डिबेट करेगा। वो आपकी जिस बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग काफी ज्यादा होगी, वो चीजों को क्रिटिकली जो है एनालाइज करके देखता है ना बच्चा, उस बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू उस बच्चे से बहुत डिफरेंट होगा, जो बस चीज को ऊपर से देख के बस बोलेगा नहीं नहीं तो मेरी बात सुन लो, मेरी बात मान लो। और आपको आपके अराउंड ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो ऊपर ऊपर से जैसे उन्होंने थोड़ा बहुत चीजें देखी कहीं पे सोशल मीडिया पे, कोई जो है कोई भी मतलब कोई भी उनके सामने कोई भी न्यूज आई या कोई भी पोस्ट आई, तो वो पोस्ट ऊपर ऊपर से देख के ना वो उसी टाइम जो है वो चीजों को बस उसी टाइम वो समझ जाते हैं, बस ये हो गया वो हो गया ऐसा ही है। तो मतलब वो प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि वो समझते ही नहीं है चीजों को ना, वो सही तरीके से उनको एनालाइज ही नहीं कर पाते कि असल में वजह क्या हो सकती है। अगर कोई ग्रुप इस तरह कह रहा है तो ये भी तो इसका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है इस बात में, या मतलब कोई उनके पास काउंटर आर्गुमेंट नहीं होता है, ठीक है, आम जुबान में। तो इसी जगहों पे सबसे ज्यादा होता है मतलब वहां पे रेडिकल जो फैक्टर्स होते हैं ऐसी सोसाइटीज में सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि एजुकेशन पे काम करो, और एजुकेशन पे काम करो, अवेयरनेस पे भी काम करो। आपके सामने आपने बुक में दो तीन चीजें पढ़ ली हैं। एक होता है बुकिश एटीट्यूड। बच्चों ने वो पढ़ ली है लेकिन उनको पता नहीं है कि भाई जो चीज पढ़ी है वो उसको उसके साथ ना वो उस बात उस टॉपिक को लेकर ना सही तरीके से उनके अंदर ना वो अवेयर नहीं होते डिफरेंट चीजों को लेके। वही बात है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग इतनी ज्यादा नहीं होती है। एजुकेशन के साथ अवेयरनेस भी होना बहुत जरूरी है। अब बहुत से लोगों को देखेंगे, उन्होंने एमफिल किया होगा, उन्होंने बीएस किया होगा, लेकिन उनका वो जो होता है ना चीजों को क्रिटिकली एवेल्युएट करने का वो जो एक लेंस होता है वो उनके पास नहीं होता। एजुकेशन तो होती है लेकिन वो अवेयरनेस जो होती है उनके पास ना वो नहीं होती, वो चीजों को समझ नहीं पाते। और ऐसे लोग ज्यादा एट रिस्क होते हैं, ठीक है। तो रेडिकलाइजेशन ऑफन थ्राइव्स ऑन मिस इंफॉर्मेशन, ओवर सिंप्लीफाइड नैरेटिव्स एंड इमोशनल मैनिपुलेशन। ओवर सिंप्लीफाइड नैरेटिव्स क्या होते हैं? मतलब किसी भी बात को इस तरीके से पेश करना कि आपको वो ठीक लगती है लेकिन असल में वो ठीक नहीं होती, ठीक है। सही वे में गलत बात आपके सामने रख देना, इसे कहते हैं ओवर सिंप्लीफाइड नैरेटिव्स। तो जो जो लोग चीजों को सही तरीके से परखने की काबिलियत नहीं रखते, जिन लोगों के पास एजुकेशन नहीं होता, एजुकेशन के साथ वो क्रिटिकल थिंकर्स भी नहीं होते, वो लोग बहुत जल्दी मैनिपुलेट होते हैं। वो ओवर सिंप्लीफाइड नैरेटिव्स को सच मानते हैं, वो मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। By fostering critical thinking, individuals are encouraged to question, evaluate, and analyze information rather than accept it at face value. वो जैसी उनके सामने चीज रखी होती है वो उस तरीके से कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो टॉपिक देखेंगे, देन वो सर्च करेंगे, वो देखेंगे कि यार ये बात कैसी है, ये ऐसी है। मतलब अगर कोई बात उनके सामने, कोई न्यूज आप रख दोगे कि इस मुल्क ने ये कर दिया है, इस मुल्क के साथ और ये हो गया वो हो गया, तो वो कभी उसको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करता क्रिटिकल थिंकर।
वो चीज वो देखता है डिफरेंट चीजों को जिस कंट्री के साथ किया है, वो मतलब उसकी क्या इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी, या उनका क्या डोमेस्टिक उनके क्या हालात चल रहे थे, या क्या मतलब डिफरेंट चीजों को ना हर जगह से वो देखेगा, या जिन दो कंट्रीज के दरमियान कोई इशू हुआ है क्या बैकअप है उनकी कोई और कंट्रीज है जो उससे वो करा रही है, मतलब डिफरेंट चीजों को देखना। आप प्रॉक्सी वार्स देखते हो, प्रॉक्सी वार किस तरीके से होती है, पीछे बैठ के पार्स जो होती है बड़ी बड़ी वो लड़ रही होती हैं, फ्रंट पे तो नहीं आती है लेकिन पीछे बैठ के लड़ रही होती है, इसी तरीके से होती है ना प्रॉक्सी वार्स। तो जो क्रिटिकल थिंकर होता है ना वो हर लिहाज से चीज को देखता है कि जो सामने है उसके पीछे क्या चीज है, क्योंकि जो बड़े बड़े रेडिकल ग्रुप्स होते हैं ना वो इस चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। जिन लोगों के पास क्रिटिकल थिंकिंग का जो होता है ना एबीसी भी नहीं होता ना, उन लोगों को ओवर सिंप्लीफाइड नैरेटिव्स देके जो सामने चीज होती है ना फेस वैल्यू, वो फेस वैल्यू को मान लेते हैं बस। ठीक है, दिस हेल्प्स देम। अगर क्रिटिकल थिंकिंग में कोई बच्चा ज्यादा इन्वॉल्व है तो वो क्या करेगा, दिस हेल्प्स देम रिकॉग्नाइज प्रोपेगेंडा, चैलेंज एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स एंड सीक डाइवर्स सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो वही बात है, जो बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग को एक्सरसाइज कर रहा है मतलब वो क्रिटिकल थिंकर है आम जुबान में, तो वो समझ जाता है ये प्रोपेगेंडा है। चीज उसके सामने आई, उसने पोस्ट पढ़ी, डायरेक्ट शेयर नहीं मार देता बच्चा वो वाला, उसने देखा है शेयर करने से पहले वो क्या करेगा, डिफरेंट सोर्सेज में डाइवर्स सोर्सेज जैसे मैंने कहा था कि वो जाएगा वो देखेगा डिफरेंट चीजें कि यार ये जो इशू हुआ है ये किस बेस पे हुआ है, क्या है अपने कंट्री में भी कोई डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो देखेगा, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान हुए तो क्या है, दूसरी पार्टी का क्या नैरेटिव है, ये किस वजह से हुआ है, या कौन कौन सी जो है जो डिफरेंट, जब आप चेस खेलते हो ना तो आप डिफरेंट मोड़ों को देखते हो तो वो डिफरेंट जो है देखेगा, डिफरेंट पॉइंट्स को वो कंसिडर करेगा हर चीज में। ठीक है, और वो चैलेंज करता है एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स, क्योंकि वो क्रिटिकल थिंकर होता है ना, वो एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स को एकदम चैलेंज करता है, प्रोपेगेंडा को समझता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स may spread false claims that promote division, but critical thinkers are more likely to fact check these claims and understand the broader context, reducing their vulnerability to radical ideas। अब जो रेडिकल ग्रुप्स होते हैं वो असल में क्या करते हैं, किसी भी कंट्री में डिफरेंट चीजों को एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक ग्रुप है वो माइनॉरिटीज में आता है, ठीक है ना, एक कोई ग्रुप है आप कंट्री में, तो अब वो रेडिकल ग्रुप क्या करेगा, उस ग्रुप को जाके बोलेगा यार तुम लोग तो माइनॉरिटीज में आते हो, तुम लोगों के साथ ये जो यहाँ की मेजोरिटी है वो अच्छा नहीं कर रही है, तुम लोग के राइट्स तुम लोग को नहीं दिए जा रहे, तुम लोगों के साथ ये तुम लोगों के साथ वो, मतलब डिफरेंट तरीके से ना उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, फिर फॉल्स जो है वो क्लेम्स करेंगे ताकि वो ना डिवीजन को प्रमोट करे। इस तरह आपकी सोसाइटी में ना डिफरेंट सेपरेटिस्ट के ग्रुप्स बन जाते हैं। जैसे इवन अगर माइनॉरिटी नहीं भी हो रही है आपकी कंट्री में, जैसे हमारे यहाँ बलूचिस्तान है या बहुत सारे ऐसे आप देखो, इस तरह के आप अपनी कंट्री में इवन वो चाहे मेजोरिटी का पार्ट है, लेकिन कुछ इस तरह के प्रोविंस होते हैं जहाँ पे ज्यादा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होते, गवर्नमेंट ज्यादा वहां पे ध्यान नहीं दे पाती, और इसी चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं रेडिकल ग्रुप्स। इसी को एक्सप्लॉइट करके वो वहां के लोगों को बोलेंगे देखो तुम लोग के साथ तो ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उनके दरमियान एक जो है ना वो नफरत की जो है ना वो फीलिंग्स उनके अंदर पैदा कर देते हैं, और फिर वो इस डिवीजन को प्रमोट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्रिटिकल थिंकर होता है ना वो क्या करेगा, वो चेक करेगा जो ये बात कर रहे हैं, जो फॉल्स क्लेम्स कर रहे हैं, ये सही भी है या नहीं है। वो अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंट चीजों को, उन्होंने जो बात की है उसके अलावा वो उसका दूसरा रुख भी देखेंगे, और जो वो अपनी वल्नरेबिलिटी को कम कर देंगे उस रेडिकल ग्रुप के हाथ, कि मतलब उस रेडिकल ग्रुप के हाथ वो जो एक्सप्लॉइट हो सकते थे उस उन चांसेस को वो खत्म कर देंगे। ठीक है, many radical ideologies exploit cultural or religious differences to create an us versus them mentality। जहाँ पे भी कल्चरल जो डिफरेंसेस होते हैं, अक्सर रिलीजियस डिफरेंसेस होते हैं कंट्रीज में, जैसे यहाँ पे मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, आप यूएस में देखें क्रिश्चियंस हो गए, देन वहाँ पे इंडियंस भी होते हैं, मुस्लिम्स भी होते हैं, ज्यूइश भी होते हैं। तो जो बड़े बड़े रेडिकल आइडियोलॉजीज होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, वो क्या करते हैं इन चीजों को निशाना बनाते हैं कि तुम तो क्रिश्चियन हो, यहाँ पे मेजोरिटी तो मुस्लिम्स की है, वो आपको नहीं समझेंगे, वो हमारे कंसर्न्स को नहीं समझ सकते। जब वो ये बोलेंगे ना अस वर्सेस दम दम की, यहाँ पे वो उनके अंदर वो चीज पैदा, कॉन्सेप्ट पैदा कर देंगे, हम हैं वो हमें नहीं समझ रहे।
तो यहाँ पे क्या आता है, जहाँ पे आप कभी ये देखते हो ना कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को जो है वो वेंडलाइज कर दिया गया है, और ये कर दिया है, वो कर दिया गया है, तो वहां पे आप देखते हो ये कौन होते हैं इन चीजों के पीछे। क्या लोग जो है अचानक से अपने हाथों में पिस्टल्स पकड़ लेते हैं और जाके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को जलाना स्टार्ट कर देते हैं? जाहिर है उनके पीछे कोई तो कोई चीज उनको इंस्टिगेट की होगी। ऐसा तो नहीं वो घर में बैठ के चिकन खा रहे थे या दाल खा रहे थे तो और उठ के गए और जल्दी से उन्होंने वहां से पता नहीं बड़े बड़े बारूद पकड़े और कहीं जाके फटा दिए। कोई भी रिलीजियस जो बिल्डिंग्स होती है जैसे चर्च हो गया, मॉस्क हो गई। आपको पता है जो नॉर्मल लोग होते हैं जैसे हम और आप लोग, हम इन चीजों हम कहते हैं कि यार कैसे हो गया। आपके फ्रेंड्स क्रिश्चियंस भी होते हैं और क्रिश्चियंस के फ्रेंड्स मुस्लिम्स भी होते हैं। पाकिस्तान में तो इससे मिलजुल के हम रह रहे हैं, लेकिन अचानक से ये होता है और जब हमें पता चलता है यार कहीं हमारी मॉस्क को शहीद कर दिया गया है, या क्रिश्चियंस को लगता है हमारी जो चर्चेस को जो है वो जला दिया गया है, उनको अटैक किया गया है, तो फिर वो जो आम आवाम होती है वो 2 मिनट के लिए वो ब्लैंक हो जाते हैं, क्यों हुआ क्या है? क्योंकि हमारे तो पड़ोस में मुस्लिम रहते थे, हम तो आ रहे जा रहे हैं एक दूसरे के घर, हम तो हेलो हाय कर रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं, और वो कौन से लोग हैं जिनके साथ ज्यादती हो रही है? फिर ऐसा क्या होता है कि इस तरह मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी की जंग एक कंट्री में चल जाती है। एक कंट्री में रिलीजन के अगेंस्ट दूसरा रिलीजन आ जाता है, और इसके पीछे बाकायदा जो होते हैं कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके इंस्टिगेट करते हैं, और इसको इंस्टिगेट करने की वजह से क्या होती है, कुछ ऊपर के लोगों को आप करते हो, वो क्या होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ चीज जाती है। फिर वहां पे जब वो सारी माइनॉरिटी होती है ना वो अगेंस्ट हो जाती है मेजोरिटी के, आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि अगर आप एक चर्च को हमला करोगे, वो चर्च तो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। आप एक मॉस्क को शहीद करोगे, वो मॉस्क तो सारे मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो फिर सब डिफरेंट चीजें होती हैं, अस वर्सेस देम देम की ये लोग मेंटेलिटी पैदा कर देते हैं। 2-3 लोगों को ये भड़काएंगे, वो 2-3 लोग जाके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे हमले करेंगे, 1000-2000 उन्होंने भड़का दिए, उन्होंने हमला कर दिया, उन 2000 की वजह से वो जो सारा उनका ग्रुप होता है ना, वो सारा ग्रुप मुतासर होता है। क्योंकि उनके उनके जहन में ये चीज आ जाती है, यार हमारे इस पे क्यों हमला किया, हमें क्यों हमला किया, हमें निशाना बना रहे हैं। ये जो निशाना बना है हमें, वो लोग निशाना बना रहे हैं, ये अस वर्सेस देम है। और ये इस चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। अब जो यहाँ पे क्रिटिकल थिंकर होता है ना, वो समझता है, वो कभी भी ऐसा नहीं देखता, वो एकदम इमोशनली चार्ज नहीं हो जाता एकदम। वो समझते हैं कि यार मतलब हुआ क्या, मतलब मेरे साथ अगर ये चीज कभी नहीं हुई तो वो दूसरे तीसरे के साथ क्यों हो रही है? अगर उसके साथ हो रही है तो क्या रीजन थी उसके साथ हुई है, मेरे साथ तो नहीं हुई। मैं तो घूम फिर रहा हूँ, यहाँ फिर रही हूँ, वहां फिर रही हूँ, उठ बैठ रहे हैं हम साथ यहाँ पे। तो ये कहाँ से आ रही है ये इस तरह की चीजें? ठीक है। By promoting cultural understanding, societies encourage empathy, respect and a deeper appreciation of diversity। अगर हम अपनी सोसाइटी में छोटे से ही बच्चों को इस तरह की एजुकेशन दें, हम उनकी क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर काम करें, हम उनको इनकरेज करें कि यार एम्पैथेटिक वैल्यूज होनी चाहिए, हम उनको बताएं कि एक सोसाइटी में डिफरेंट कल्चर्स होते हैं और हमें डिफरेंट कल्चर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए वार्मली। ठीक है। हमें जीनोफोबिक नहीं होना चाहिए कि हम अगले कल्चर को बोलेंगे यार तुम्हारा कल्चर या तुम्हारा रिलीजन तो ऐसा है। ठीक है। हम अपनी ना अपने अंदर नफरत नहीं भर सकते अगले के लिए। तो अगर हम ये चाहते हैं कि कोई भी रेडिकल ग्रुप को आज के पैदा हुए बच्चों को आज से 20 साल बाद एक जो है एक्सट्रीमिस्ट में ना कन्वर्ट कर दे, उसके लिए बहुत जरूरी है हम बचपन से उसकी जो है ना ग्रोथ पे काम करें। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको सिर्फ अच्छे फ्रूट्स दे रहे हैं, अच्छा खाना पीना दे रहे हैं। कहने का मतलब है उनको एजुकेशन दें, और एजुकेशन में बुकिश ना हो। एजुकेशन का नॉर्मल पता ये अलमिया है कि नॉर्मल हमारे यहाँ क्या वो पाया जाता है एजुकेशन, या तुम 10वीं तक पढ़ा दो, तुम 16वीं तक पढ़ लो, तुम पीएचडी कर लो, तुम पोस्ट डॉक कर लो, बस हम एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है। मैंने अच्छे अच्छे जो है एजुकेटेड लोगों को इतने अजीब बातें करते देखा है, इतनी अजीब बातें कि समझ नहीं आती कि ये वो बंदा इतना एजुकेटेड वो इस तरह की बात कैसे कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्रिटिकल थिंकर नहीं होता, वो चीजों को ना उस तरीके से नहीं देखता। ठीक है। तो इसमें बुकिश एटीट्यूड नहीं, बल्कि हम बचपन से उनको एजुकेशन तो दें, एजुकेशन के साथ उनको हम डिफरेंट जो है उनको हम डिफरेंट तरीके से चीजों को समझाएं कि अगर ये है तो इसका ये भी पहलू होता है, इसका ये भी पहलू होता है। उनके साथ बचपन से ऐसी चीजें डिस्कस करें ताकि उनको पता हो किसी भी रेडिकल आइडियोलॉजी को मान लेने का नुकसान भी है। आप अपनी जिंदगी तबाह कर देते हो। आपको एक पर्पस वो दे देते किसी तरह का, अस वर्सेस देम, एक पर्पस आपके हाथ में रख दिया, लेकिन क्या एंड पे उसको कुछ भी नहीं होता फिर। ठीक है। तो हमें बच्चों के अंदर रिस्पेक्ट, कि वो अगले की रिस्पेक्ट करें। अगर हमारे यहाँ माइनॉरिटीज है हम उनकी रिस्पेक्ट करें, डिफरेंट रिलीजन्स हैं तो हम उनकी रिस्पेक्ट करें,
ताकि वो, अगर हम लोग किसी पर अटैक करेंगे तो वो हम पे भी अटैक करेगा। अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन पे अटैक करेंगे रिलीजियस, तो वो हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे अटैक करेगा, तो हमें भी तो ये चीज अच्छी नहीं लगेगी जिस तरह उनको अच्छी नहीं लगती। अब बचपन से ये होता है कि बस ये बताया जाता है एजुकेशन 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 एजुकेशन। अब जब बच्चा बड़ा होता है तो वो क्रिटिकल थिंकर तो नहीं होता, लेकिन वो एजुकेटेड होता है। एजुकेशन का मतलब ये सिर्फ नहीं होता कि आप बुक्स में रट्टे मार मार के क्रेमिंग करके पेपर दे आओ। बच्चे को बताओ कि अगर तुमने किसी के ऊपर पत्थर मारा तो वो तुम पे रिटेलिएशन होगा तुम्हारी तरफ, जब तुम्हारी तरफ रिटेलिएशन होगा तो तुम्हारी भी मजहबी मकामात को जो है वो आग लगाई जाएगी, उन पे अटैक्स होंगे। ठीक है, तो लोग बातचीत के बजाय, जब आप उनको नहीं बताते ना डिफरेंट सिनेरियोज, तो बातचीत के बजाय ना वो डंडे और वेपन्स उठाते हैं फिर। तो बहुत जरूरी है कि बचपन से हम बच्चों को एनकरेज करें कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें सिचुएशंस को, वो एम्पैथेटिक हों, वो अगले को समझें, वो डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करें, उसको समझें डाइवर्सिटी को, क्योंकि आजकल ग्लोबलाइजेशन का टाइम पीरियड है, वो पुराना नहीं है कि अ, अगर एक कंट्री है तो वहीं के सिर्फ लोग होंगे। आजकल तो बड़ा डाइवर्सिटी का टाइम पीरियड है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है। लोग बॉर्डर्स क्रॉस करके यहाँ वहां जा रहे हैं। आप एक कंट्री में जितना भी रोक लो, जितना भी रोक लो, लोग यहाँ वहां जाते हैं। ठीक है। When individuals understand what value different perspectives, they are less likely to dehumanize others or be influenced by hate-driven rhetoric, जो hate-driven speeches होती है ना। अगर वो समझ रहे हैं ना चीजों को, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को समझ रहे हैं, वो सिर्फ ये नहीं कि भाई अपना पर्सपेक्टिव सामने रखा और एकदम वो इतने एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं कि अपने पर्सपेक्टिव के आगे उन्हें कुछ नजर नहीं आता। उनको लगता है, उनको ना सिर्फ एक ही रोड नजर आती है, उनके लिए ना एक ही ट्रैक के सामने, उनके वो डिफरेंट जो है डायरेक्शंस को नहीं समझते, क्यों? क्योंकि उन्हें बस सिर्फ चीजों को ना एज इट इज देखने की आदत होती है, वो फेस वैल्यू पे चीजों को मान लेंगे। तो जो बच्चा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज को सुनने का पेशेंस रखता हो, वही असल में एजुकेटेड बंदा होता है। हम कहते हैं भाई वो क्रिटिकल थिंकर है, वो जिसको समझ रहा है, उसके ना समझ आता है कि डिफरेंट चीजों को का एनालिसिस कर रहा है, और फिर वो एनालिसिस करने के बाद जवाब देता है। मतलब कि वो बड़ा रिस्पेक्टफुल हो रहता है अगले की तरफ। ठीक है, तो वो मतलब कितनी भी आप उसके सामने स्पीचेस इस तरह की दे दो नफरत भरी, या जो कुछ भी करो, वो अगले को ह्यूमैनिटी के दर्जे से नीचे गिर के उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है। दिस अप्रोच फोस्टर सोशल कोहेजन एंड रिड्यूस द चांसेस ऑफ इंडिविजुअल्स बीइंग ड्रॉन टू एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स दे रिलाई ऑन एक्सप्लॉइटिंग कल्चरल आइडेंटिटी बेस्ड ग्रीवेंसेस। समझ आइए कि एजुकेशन एंड अवेयरनेस कितनी जरूरी है टू इरेडिकेट रेडिकलिज्म। ठीक है। अच्छा, अगला अगला है कम्युनिटी एंगेजमेंट। ये भी बहुत जरूरी है एजुकेशन एंड अवेयरनेस के बाद ना। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव कम्युनिटीज कैन काउंटर द इल्यूर ऑफ रेडिकल आइडियोलॉजीज। देखो, हर बंदा पहले अपने कंट्री का जो है सिटीजन है। देखो, हम बोलते हैं ना, मैं पाकिस्तान में हूँ, देन मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, हम किसी ना किसी कम्युनिटी, किसी ना किसी प्रोविंस का हिस्सा होते हैं। देन हम अपनी कंट्री का भी हिस्सा होते हैं। जैसे होता है ना, कोई कम्युनिटी होता है, ग्रुप होता है। अगर हम कम्युनिटीज को और प्रोविंसेस को स्ट्रॉन्ग करें कि वो किस तरीके से अपनी जो लोग हैं उनको रेडिकल आइडियोलॉजीज की चमक दमक से दूर करें, तो हम अगर उनको स्ट्रॉन्ग करें ना, तो काफी हद तक हम हाव में रहने वाले लोगों को बचा सकते हैं। बिकॉज सपोर्टिव कम्युनिटीज होंगी, स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्टिव कम्युनिटीज, अगर हम उनको इतना स्ट्रॉन्ग करें, हम उनको उनको इतना कैपेबल करें, तो वो काउंटर कर सकती है ना वो जो चमक धमक है रेडिकल आइडियोलॉजीज की उनको। एक कम्युनिटी है, वहां अगर कम्युनिटी में जो टॉप लीडर्स हैं उनके साथ आपकी गवर्नमेंट काम कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट बता रही टॉप लीडर्स को किसी भी प्रोविंस में, जैसे प्रोविंस हो गया, प्रोविंस में भी डिफरेंट, जैसे वो हो गए डिफरेंट प्रोविंस में भी, सॉरी, अगर आप यहाँ पे ले लें, लाहौर ले लें, तो लाहौर में भी आपको डिफरेंट जो है अंदर मजीद आपको लोकल एरियाज तो मिलते हैं ना। हर लोकल एरिया में डिफरेंट लीडर्स होते हैं जिनकी अपने एरियाज में बहुत मानी जाती है, उनकी काफी से होती है, उनको लोग जानते हैं। अब लाहौर गवर्नमेंट ये करे कि उन लीडर्स को पकड़े, उनके साथ बैठे, मीटिंग्स करे, देखे, और उनको समझाए कि किस तरीके से उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करे, आम जुबान में उनको समझाए कि किस तरीके से आप अपनी एरिया के अंदर, लोकल एरिया के अंदर जो है
क्या करें, इससे लोगों को बचाएं। आप देखें कि कौन सा बच्चा जो है आजकल वो अजीब हरकतें कर रहे हैं, किस तरीके से आप उनको बताएं कि जो रेडिकल आइडियोलॉजीज होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, सिर्फ ऊपर से चमक धमक है, अंदर इनके सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और डार्क दुनिया है। तो लोकल कम्युनिटीज को, या जो डिफरेंट कम्युनिटीज होती है, जैसे हमारे यहाँ प्रोविंसेस हो गए, कम्युनिटीज होगी, उनको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, engaging local leaders and organizations to support at-risk individuals fosters a sense of belonging and reduces isolation, which can be a factor in radicalization. अगर हम लोकल लीडर्स के साथ एंगेज हों, और जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एनजीओज वगैरह होती है, सिविल सोसाइटी वगैरह, हम उन सब के साथ एंगेज हों, और उनके साथ एंगेज होके हम उनकी कम्युनिटीज में, उनके लोकल एरियाज में रहने वाले जो बच्चे हैं जो एट रिस्क है, मतलब उनके जो है रेडिकल आइडियोलॉजीज के पीछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं, हम उनको जो है एक जो है ना, एक अपने एतमाद में लें, उनको एक हम लोग एहसास दिलाएं बिलोंगिंग का, कि हम, हाँ यार, हम हैं आपको इधर सपोर्ट करने के लिए, और उनको वो जो अकेलापन है उनको खत्म करने, क्योंकि अगर किसी के अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है ना, कि मेरे नहीं देखो, आपको आइडेंटिटी क्राइसिस है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है, अपने अपने आप को किसी के साथ जो है ना अटैच्ड फील नहीं कर रहे हो अपने घर में या अपनी सोसाइटी में, आप अकेले बैठे रहते हो हर टाइम, तो ये चीजें आपको जरूर रेडिकलाइजेशन की तरफ लेके जाती हैं। तो जब आप लोकल लीडर्स के साथ या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप एंगेज हो, तो आप एट रिस्क इंडिविजुअल्स को पहचान सकेंगे, क्योंकि हमारी नेशनल गवर्नमेंट को तो नहीं पता कौन सी प्रोविंस में, कौन से लोकल एरिया में, कौन से टाउन में कौन सा बच्चा जो है वो, उसके रेडिकलाइजेशन के चांसेस ज्यादा हैं। अगर किसी को पता हो सकता है, तो वहां के लोकल जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, उनको पता होता है ना। ठीक है, अच्छा, ये किस तरीके से आप कर सकते हो, इसके आप इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है इनके इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि SCN स्ट्रॉन्ग सिटीज नेटवर्क, ये 2015 में लॉन्च हुआ था, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ये लॉन्च हुआ था। इसके अंदर काफी सिटीज हैं। अब जैसे आप देखिए, पाकिस्तान के हम एग्जांपल लें, तो कराची, अब कराची को SCN किस तरीके से हेल्प करेगा, कराची में जो इस कराची के मेयर होंगे या कराची के जो ऑफिशियल्स होंगे, वो इनके साथ जब भी इनकी कोई मीटिंग्स होती है, उनमें क्या करते हैं, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, इनको समझाएंगे कि आप अपने एट रिस्क यूथ को किस तरीके से आप उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दें, उनको एजुकेशन दें, उनको अच्छी अच्छी एक्टिविटीज में डालें। फिर ये क्या करेंगे, ये कराची के जो ऑफिशियल्स होंगे उनको ये समझाएगा SCN कि यार आप इस तरह करें कि आप वहाँ की जो NGOs हैं, आप उनके साथ मिलें, बैठें, ताकि वो आप लोगों को जो है, आप लोगों को हेल्प करें। देन SCN कराची को हेल्प करेगा कि किस तरीके से आप लॉ एनफोर्समेंट जो आपकी है, अब जैसे कराची में लॉ एनफोर्समेंट है ना, पुलिस वगैरह, आप किस तरीके से उनको ट्रेन करें, उनको समझाएं कि वो किस तरीके से रेडिकल फैक्टर्स को कम कर सकते हैं। आम जुबान में ये सिटीज को ट्रेनिंग देते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, और वही सिटीज जो हैं अपनी एरिया में जाकर, जो वहाँ पे जो म्यूनिसिपल लीडर्स होते हैं या जो NGOs होती हैं, उनके साथ मिलके, लॉ एनफोर्समेंट के साथ मिलके काम करते हैं, ताकि रेडिकलाइजेशन की जो फैक्टर्स हैं वो जड़ से निकाल के फेंके। क्योंकि जब भी रेडिकल फैक्टर्स आते हैं या अनासर आते हैं, या रेडिकलाइजेशन की वजह से कभी भी नुकसान पहुंचता है, तो सबसे पहले सिटीज को पहुंचता है। ठीक है ना, किसी भी कंट्री में लोकल एरियाज को पहुंचता है। तो अगर आपको खत्म करना है, तो आपको रूट्स में जाकर उसको खत्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए जरूरी है कि आप सिटीज के साथ मिलकर काम करो ना, इसलिए ये SCN निकल के आया था सामने। तो ये करता क्या है, इट सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर सिटीज टू कोलैबोरेट, एक दूसरे से कोलैबोरेट करें, एक दूसरे के साथ जो चीजें शेयर करें, कि हमारे, हाँ, अगर देखो एक कंट्री है, जैसे हम यहाँ पे कराची है उनके साथ, ठीक है, अब कराची के ऑफिशियल्स बताएंगे, किसी दूसरी कंट्री के जो सिटी से ऑफिशियल्स आए होंगे उनको बताएंगे हमारे यहाँ ये था, तो हमने इसको इस तरीके से काउंटर किया है। अब अगर वही चीज उनके यहाँ भी होगी, तो वो भी वही स्ट्रेटजी अपनाएंगे। तो इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ना मेजरमेंट्स को शेयर करते हैं, कि आप ये वाली मेजरमेंट्स लें, तो हो सकता है कि आपके यहाँ ये चीज जो है वो कम हो जाए। तो कोलैबोरेट करते हैं, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करते हैं, एंड डेवलप स्ट्रेटजीज टू काउंटर रेडिकलाइजेशन एंड एक्सट्रीमिज्म, और एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन को खत्म करने के लिए स्ट्रेटजीज लेके आते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है मेंटल हेल्थ सपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी सोसाइटी में हमें बहुत ज्यादा अटेंशन दी जा रही होती है, हमारी फैमिली हमारा ख्याल रखती है, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों के अंदर जो
हम रेडिकलाइजेशन की तरफ चल जाते हैं, उसकी वजह मेंटल हेल्थ भी हो सकती है। क्योंकि मेंटल हेल्थ जब अच्छी नहीं होती ना, अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं हो तो आप कुछ भी करोगे, फिर आप वो बाहर का जो सारा इन्वायरमेंट है, आपकी फैमिली आपके साथ है, आपका पीयर ग्रुप आपके साथ है, आप वो सब चीजें इग्नोर करके जो दिमाग कह रहा है आप उस सेट पे जाओगे, दिमाग को सही काम नहीं कर रहा। ठीक है। Addressing mental health issues through psychological support and counseling can prevent individuals from being drawn into radicalization. काउंसलिंग करते हैं जैसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, ठीक है, क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, आप अच्छे तरीके से प्रोसेस नहीं करता ना, आपका दिमाग आपका प्रोसेस करने का इश्यू होता है सारा। मेंटल हेल्थ सर्विसेज कैन प्रोवाइड coping mechanisms and support for those experiences trauma or distress। जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज होते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं या और भी डिफरेंट, आप देखो आप कभी न्यूज में सुनते हो कि इस तरह एक यूनिट गया है, वो इस तरीके से काउंसलिंग की है। अब मतलब बहुत सारे कंट्रीज में स्कूल में भी इनकी पूरी टीम जाती है, वो बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं। हमारे यहाँ शायद ये चीज कम होगी, लेकिन बहुत सारी डेवलप कंट्रीज में आपको चीजें नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि पता होता है गवर्नमेंट को कि ये जो चीज होती है ना मेंटल हेल्थ, जिसको हम लोग अपनी सोसाइटी में हम कहते हैं भाई क्या मेंटल हेल्थ, ये सब तुम्हारा वहम है। वहम नहीं है, मेंटल हेल्थ स्टेट पे होती है बहुत से बच्चों की, हमें वो चीज समझ नहीं आती। ठीक है। तो मतलब मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो होती है वो क्या करती है, वो बच्चे को बताती है कि यार आप इस तरीके, अगर आपको कोई ट्रॉमा है, आपको कोई परेशानी है, आप उससे किस तरीके से बाहर निकलोगे। आप जितना अपने दिमाग को, अपने अपने अपनी मेंटल हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज करते हो ना, उसको जितना आप कॉम्प्रोमाइज करवाते हो ना, उतनी आपकी जिंदगी खराब होती है। और आप ऑब्वियसली आप जब अच्छे तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाओगे चीजों को, आप उनको समझ, अगर आप एक क्रिटिकल थिंकर तभी बनते हो जब आप मेंटली भी हेल्थी होते हो। आप मेंटली हेल्थी नहीं हो, आप एक ट्रॉमा में फंसे हुए, तो ऑब्वियसली ट्रॉमा और ये जो डिस्ट्रेस और अजीब अजीब सी चीजें होती हैं कि आपको, आप किसी के साथ अटैच्ड नहीं फील करते, आप आइसोलेशन में चले जाते हो, अपने आप को आइसोलेट कर देते हो। ये क्यों करते हो? क्योंकि आप प्रोसेस ही नहीं कर पाते चीजों को। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज, अगर आपको ट्रॉमा है तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है बिहाइंड रेडिकलाइजेशन। जो आप उस ट्रॉमा से कभी बाहर नहीं आते, और वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि कोई भी सामने रेडिकल ग्रुप आता है और वो आपको बोलता है बस हम हैं, हम भी तुम्हारा, मतलब हम भी तुम्हारी तरह, अस अस वाली फीलिंग ना, हम भी तुम्हारी तरह ही फील कर रहे हैं, हमें भी ये इस तरह की परेशानियां हैं और ये सब कुछ है, हम मिलके जो है ना, हम सबका एक ही एजेंडा है, हम मिलके इसको हासिल करेंगे। तो जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज होती है बहुत सारी कंट्रीज में आप देखें, वो स्कूल स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज में जाते हैं, और वो वहाँ के लोगों को ना वो बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने ट्रॉमा से बाहर आओ, आप किस तरीके से लड़ सकते हो इससे। और ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इन द केस ऑफ फॉर्मर एक्सट्रीमिस्ट, मतलब जो पहले से एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं, और दोज एट रिस्क ऑफ radicalization, targeted interventions like trauma therapy and cognitive behavioral therapy CBT can address underlying issues such as anger, resentment and feelings of injustice। मतलब काउंसलिंग करना, ट्रॉमा थेरेपी मतलब काउंसलिंग वगैरह जो था वो साइकोथेरेप्यूटिक अप्रोचेस होती हैं, जैसे सीबीटी। सीबीटी क्या है कि साइकोथेरेपेटिक थेरेप्यूटिक अप्रोच है, जिसका मकसद क्या होता है कि हम लोगों को हम अंडरस्टैंड कराएं, हम उनको समझाएं कि उनका जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है वो किस तरह उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस थेरेपी में क्या होता है कि पेशेंट को ये अंडरस्टैंड कर जाता है, जिनके सामने बंदा होता है कोई भी ना, जिसको मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, उसको ना ये अंडरस्टैंड कराते, उसको समझाते हैं कि सबसे पहले वो समझें कि उनके ये नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है और उनकी वजह से इस तरह का बिहेवियर आ रहा है। तो जब वो समझते हैं फिर उनको कहते हैं कि आप इसको चेंज करें, अपनी जो आपकी ये जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है और थिंकिंग है, आप इसको चेंज करें ताकि आपका बिहेवियर चेंज हो। तो ये इस चीज पे काम करते हैं ना सीबीटी में। तो इस तरह की थेरेपीज दे के क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि लोगों को ये समझा पाए कि किस तरीके से उनको अपने बिहेवियर को मोल्ड करना है, अंडरलाइन इश्यूज को अनकवर करते हैं ना। जैसे मैंने आपको बताया सीबीटी में क्या करते हैं, सीबीटी में यही करते हैं, सबसे पहले ये बंदे को कहते हैं कि आप अंडरस्टैंड करें आपके नेगेटिव जो थॉट पैटर्न्स है उनको। तो मतलब क्या करें, यहाँ पे वो अनकवर कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप पहले एक्सप्लोर करें कि आपके अंदर नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं। तो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स क्या होती हैं? एंगर, फीलिंग्स ऑफ इनजस्टिस, कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, या वो नाराजगी उनके अंदर इतनी भरी होती है, पहले उनको अनकवर कराते हैं और फिर कहते हैं कि ये जो चीजें हैं आपके अंदर, जो थॉट्स है, यही रीजन है आपके इस बिहेवियर की। और फिर कहते हैं आप इस, ये जो रीजन है ना, आप इस रीजन को चेंज करें, मतलब आपका जो सोचने का तरीका है आप इसको चेंज करें। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा भी है,
A young person who has experienced community violence may feel marginalized or seek out extremist groups that offer an outlet for their frustrations. अब एक बंदा है, यार एक बंदा है, अडल्ट है, उस अपनी कम्युनिटी में उसको बहुत ज्यादा जो है वायलेंस बर्दाश्त करना पड़ा है। बच्चों ने आते जाते तंग किया, जो वहां के बड़े सबने कहा तुम तो किसी काम की नहीं हो, ये वो, मतलब उसको मार्जिनलाइज आइसोलेटेड फील कराया। अब वो क्या करेगा, वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की तरफ जाएगा, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स उसको एक वेंट देंगे जहां से वो अपना सारा गुस्सा निकाल सके। एक वेंट देंगे जहां से वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल सके। Through mental health counseling, they can learn alternative coping strategies such as mindfulness or constructive engagement that do not involve violence or radical ideologies. अब एक अडल्ट जिसने कम्युनिटी वायलेंस बर्दाश्त किया है, अब उसके अंदर गुस्सा नफरत भरी हुई है, अब उसको कोई वेंट नहीं मिल रहा कहाँ जाके वो निकाले, तो वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की तरफ चला जाएगा जो उसको एक वेंट देंगे, बोलेंगे आओ हम आपको वेंट देते हैं। तो इससे पहले कि वो अडल्ट किसी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की तरफ जाए, उसको पहले ही आप मेंटल हेल्थ सर्विस दे दो और उसको समझाओ कि रेडिकल ग्रुप्स की तरफ जाने और उस आइडियोलॉजी को ही ऑप्ट करना एक बेहतर सोल्यूशन नहीं है। उसको बताओ कि आप किस तरीके, उसको समझाओ कि पहले वो अनकवर करे अपने ट्रॉमा को, अपनी फीलिंग्स ऑफ इनजस्टिस को, देन वो देखे कि उसकी मतलब क्या चीज बेहतरी के लिए हो सकती है, कि वो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट, माइंडफुलनेस वगैरह, तो उस तरीके से अपने बिहेवियर को वो मोल्ड करें। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ सपोर्ट देकर हम लोग, क्योंकि ये पहले रीजन होती है पता है, जब हम बहुत ज्यादा आइसोलेटेड फील करते हैं, हम सेंस ऑफ बिलोंगिंग हमारे अंदर नहीं होती, आइडेंटिटी क्राइसिस आते हैं ना, तो सबसे पहली जो चीज आती है दिमाग में वो एक्सट्रीमिज्म ही आता है। फिर कोई भी एक ग्रुप नजर आ रहा है, जो हम वो बच्चे जो जिनको कोई अटैचमेंट फील नहीं होती सोसाइटी से, उनको आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। आइडेंटिटी क्राइसिस में समझ नहीं आती कि मैंने क्या करना है, मेरा क्या एम है, सोसाइटी क्यों बनी है, सोसाइटी का क्या एम है, मतलब उन्हें मकसद नहीं, फाइनल कॉज नहीं समझ आता, उनको मकसद नहीं समझ आता। और जब वो उसी टाइम न्यूज में सुनेगा कि एक बंदे ने ये कर दिया वो कर दिया, वो बोलेगा यार मेरे पास तो कोई मकसद नहीं, इन बड़ी बड़ी ये रेडिकल ग्रुप्स है इनके पास तो बड़े मकसद है, तो वो उनकी चमक धमक के पीछे चला जाएगा। तो ऐसे टाइम पे जब लोगों को आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं ना, तो उनको साइकोलॉजिस्ट को जरूर अप्रोच करना चाहिए। अगर आपको बहुत आइसोलेटेड फील होता है, आपको समझ नहीं आती जिंदगी में कुछ ये वो, तो आप काउंसलिंग, क्योंकि आप जब भी साइकोलॉजिस्ट के सामने जाके बैठते हैं ना, वो आपको डायरेक्टली मेडिसिन ही पकड़ा देगा। वो थेरेपी में जरूरी नहीं है कि अभी काउंसलिंग में वो आपको डायरेक्टली मेडिसिन दे देगा। पहले वो बातचीत करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अनकवर कर पाओ अपने ट्रॉमा को, अपनी फीलिंग्स को, जैसे एंगर, इनजस्टिस की, रिजेंटमेंट की जो फीलिंग्स होती है, वो उनको अनकवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी फीलिंग्स को, नेगेटिव थॉट्स को अनकवर करोगे तो तभी आप उसको बेहतर करोगे। ठीक है, ओके। दूसरा है सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम्स भी बहुत जरूरी हैं। रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, प्रोवाइडिंग एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैन मिटिगेट कंडीशंस दैट लीड टू radicalization। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम नहीं होगी तो तभी आप अपने आप को आइसोलेटेड फील कराओगे, अपनी कंट्री में, अपनी सोसाइटी में। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करना और आप एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दो लोगों को, तो उससे आप कंडीशन को वर्स होने से पहले ही बेहतर कर सकते हो। ठीक है, by improving socio-economic conditions, societies can address some of the root causes that drive individuals toward extremist ideologies। यार रेडिकलाइजेशन की बहुत सारी वजूहात होती है ना, जैसे बहुत सारी वजूहात में आप देखो तो सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज भी होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी होती हैं, जो एक वजह होती हैं लोगों को, जो है रेडिकल होने की एक वजह होती है लोगों की। ठीक है, तो अगर आप सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करो सोसाइटी में, तो आप अ, कुछ रूट कॉजेज में से ये जो एक रूट कॉज है इसको आप खत्म कर पाओगे। ठीक है, मतलब अगर आपकी सोसाइटी में इस तरह के लोग हैं जो बहुत रेडिकल होते जा रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यूज है उनके, तो उनमें से कुछ जरूर ऐसे होंगे जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से होंगे, कि हम गरीब हैं, हमें सोसाइटी में उस तरीके से हमें ये लोग नहीं, हमें जॉब्स मिल रही हैं, हम लोग उतना कमा नहीं पा रहे, मेरा दोस्त तो इतना कमा पा रहा है, मैं नहीं कमा पा रही। तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दोगे, ठीक है, आप इनकम इक्वालिटी इनइक्वालिटी को खत्म करने की कोशिश करोगे, तो आप कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को रेडिकल होने से बचा सकते हो। ठीक है, जैसे जर्मनी की एग्जांपल दी हुई है। जर्मनी में एक प्रोग्राम है जिसका नाम है इंटीग्रेशन थ्रू क्वालिफिकेशन, आईक्यू इनिशिएटिव। इसमें क्या होता है, इसमें जो वहां पे इमिग्रेंट्स जो जाते हैं, जो बाहर दूसरी कंट्रीज से जाते हैं, जो रिफ्यूजीज होते हैं ना,
उनको जो जर्मनी में ना उनको सपोर्ट किया जाता है। आपको पता है रेडिकलाइजेशन की एक वजह होती है सोशल मार्जिनलाइजेशन। मतलब कोई भी ग्रुप होता है जो माइनॉरिटी में आता है ना, जैसे रिफ्यूजीज हो गए या इमिग्रेंट्स हो गए। जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो किसी कंट्री का पार्ट तो नहीं होते ना। जैसे अब यहाँ से पाकिस्तानी जाए यूएस में रहे तो वो यूएस का पार्ट तो नहीं है ना, वो इमिग्रेंट्स है, यहाँ से गए हैं। तो अगर उनको वहां की गवर्नमेंट या लोग इस तरह फील कराएं कि वो हमारी सोसाइटी का तो हिस्सा ही नहीं है, तो सोशल मार्जिनलाइजेशन होगी ना, उनको सोशली उनको आइसोलेट कर दिया। तो ये एक रीजन होती है रेडिकल होने की तरफ, ठीक है। तो ये जो जर्मनी में ये जो प्रोग्राम इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, ये ऑप्ट किया है, इसका ये क्या मकसद है कि जो इमिग्रेंट्स होते हैं, ये जो रिफ्यूजीज होते हैं ना, उनको ये लोग वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको डिफरेंट स्किल्स देते हैं। देन फिर उनको जॉब प्लेसमेंट मतलब भी ऑर्डर करते हैं, मतलब उनको जॉब्स वगैरह भी देते हैं। ठीक है, उनको डिफरेंट जो लोग होते हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं जो उनको मजीद जॉब्स दे सके। या कोई ऐसा बंदा है जो इमिग्रेंट है जो जर्मनी में गया है, लेकिन वो अपनी कंट्री के लिहाज से उसने एजुकेशन लिया, और वो जो एजुकेशन है वो जर्मनी में नहीं रिकग्नाइज, तो फिर उसको हेल्प करते हैं। और फिर जो उसके अंदर ऑलरेडी जो टैलेंट होता है जो अपनी कंट्री से लेके गया होता है पढ़ के, तो उसको वो किस तरीके से वहां पे यूटिलाइज कर सकता है। मतलब हर तरीके से, कोई अनपढ़ गया है तो उसको कोई ट्रेनिंग दिलवाएंगे ताकि उसके अंदर जो है एंगर की फीलिंग्स ना आए, और वो वहां पे जो है ना सोसाइटी को खराब ना करे। या कोई पढ़ा लिखा गया और उसकी पढ़ाई को वहां पे वो रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तो जो उसके अंदर ऑलरेडी जो टैलेंट होगा अपनी पढ़ाई की वजह से आया होगा, तो वो उसको किसी ना किसी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए उसको हेल्प करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो रिफ्यूजीज होते हैं या इमिग्रेंट्स होते हैं वो वजह बन सकते हैं किसी भी कंट्री में खराब हालात की। तो जर्मनी का ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इमिग्रेंट्स को, रेफ्यूजीज को ये लोग ना मार्जिनलाइज्ड फील नहीं करने देते। ठीक है, उनको मतलब कोई ना कोई जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा देंगे ताकि वो बेकार बैठ के कोई प्रोपेगेंडा का पार्ट ना बन जाए, किसी कोई जो है रेडिकल ग्रुप उनको अपना पार्ट ना बना दे। तो यही लिखा हुआ है कि इन जर्मनी initiatives aimed at integrating young immigrants and refugees into the workforce have shown promise in reducing the risk of radicalization. One such program is the Integration Through Qualification IQ initiative, which focuses on providing vocational training and प्लेसमेंट सर्विसेज। जॉब प्लेसमेंट सर्विसेज यही होता है कि मतलब उनको एम्प्लॉयर्स के साथ मिलाते हैं, उनको कोई ना कोई जॉब दिलवाते हैं, ठीक है ना, फॉर यंग पीपल फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स। जिनके डिसएडवांटेज बैकग्राउंड्स होते हैं उनके लिए सब कुछ करते हैं। देन जो ऑलरेडी एजुकेशन लेके आए हुए होते हैं लेकिन उनकी एजुकेशन को वहां पे रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा, तो उनको भी ये लोग हेल्प करते हैं, ताकि जो इस तरह के फैक्टर्स होते हैं ना, सोशली मार्जिनलाइज जो फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो आप इसको सोशली मार्जिनलाइज फील कराते हो, वो जो चीज होती है ना, वो रेडिकलाइजेशन की वजह ना बने किसी ग्रुप में। किसी कंट्री में, सॉरी, हर कंट्री यही चाहता है हमारे यहाँ किसी तरह की जो है, किसी तरह की जो नफरत की फजा ना है, ऐसा एटमोसफियर ना क्रिएट हो जाए कि कुछ लोग अपने आप को सोशली आइसोलेटेड फील करें या सोशली मार्जिनलाइज्ड फील करें। हर कंट्री यही चाहता है, ठीक है। तो जर्मनी में ये है कि वो लोग कहते हैं कि जो रिफ्यूजीज होते हैं, इमिग्रेंट्स होते हैं, उनको कोई भी लव भड़काव कर सकता है, तो उनको कोई भड़काए ना, या उनके अंदर रिजेंटमेंट या एंगर की फीलिंग्स ना है, वो पहले से इनको किसी ना किसी एक्टिविटी में जो है वो डाल दें, ताकि इस तरह की कोई चीज उनकी कंट्री को। ओके, नेक्स्ट जो है वो लॉ एनफोर्समेंट इन इंटेलिजेंस। किसी भी देखो जगह में, किसी भी प्रोविंस में जो लॉ एनफोर्समेंट और इंटेलिजेंस का बहुत हाथ होता है, बहुत ज्यादा। देखो, हमारे यहाँ कम्युनिटी पुलिसिंग का इतना ज्यादा अभी कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन कम्युनिटी पुलिसिंग बहुत जरूरी है। देखो हमारा, जब हम लोग नॉर्मली क्या होता है, लोग बहुत हेजिटेट करते हैं पुलिस के साथ बातचीत करने में। इसकी वजह क्या, क्योंकि कम्युनिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ। अगर पुलिस खुद आएगी सामने और कम्युनिटी में लोगों के साथ कम्युनिकेट करेगी ना, फेस टू फेस लोग बात कर सकेंगे उनसे। ऐसा नहीं होगा कि 2 हफ्ते में एक दफा देख लिया यार, जो है 2 महीने बाद आप कभी पुलिस का चेहरा देख रहे हो, ऐसे नहीं हो। आप उनके साथ कम्युनिकेट कर पाओ, वो आपको देखें, और आप लोगों के अंदर जो डर और गुस्सा होता है पुलिस को लेके, वो कभी तभी खत्म होगा जब वो आपके आमने सामने आएंगे, डोर स्टेप पे आप उनको देख रहे हो, ठीक है। तो कम्युनिटी पॉलिसिंग का जो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, अगर आप चाहते हो कि रेडिकलाइजेशन को खत्म करें। अब मैंने जो चीजें इसमें लिखी हुई है, मैंने ऑलरेडी बहुत दफा आपको बताई हुई है, इसलिए मैं यहाँ जुबानी जुबानी आपको बता देती हूँ, क्योंकि इंग्लिश में वही चीज लिखी हुई है, तो मैं वापस उसको पढ़ूँ तो कोई फायदा नहीं। कि जो आपकी सोसाइटी में लोकल लीडर्स होते हैं, आप उनके साथ बातचीत करो। आप कम्युनिटी में जो रेजिडेंट्स हैं, आप उनके साथ बातचीत करो।
ठीक है। आप जो आम जैसे आपके सामने कोई भी मार्केट है, आप मार्केट में जा रहे हो, वहां पे पुलिस आई है, आप पुलिस से बात करो। और इतना ज्यादा अमल दखल हो पुलिस का आपकी कम्युनिटी में, तो मतलब पुलिस चलते फिरते उनको पता हो कि ये बच्चा कौन है, ये बच्चा कौन है, ये तो उस मोहल्ले का, ये तो इस मोहल्ले का है। मतलब इतना पुलिस को वो अवेयर हो चीजों के साथ। देन अगर आपका बहुत ज्यादा आबादी है, बहुत ज्यादा आबादी, तो लोकल लीडर्स को तो जानती हो, या एक कम्युनिटी में, एक लोकेलिटी में जो ज्यादा रसूल असरो रसूख वाला भाई है, या अंकल है, या आंटी है, वो उसको जानते हो, ताकि वो उनको बता दे यार हमारे यहाँ सोसाइटी में ये एक बच्चा है, ये बड़ी अजीब और मशकूक हरकतें कर रहा है। आप जो है एजुकेशनल वर्कशॉप्स रखो वहां के रेजिडेंट्स के लिए। देखो आप बच्चे को तो पढ़ाओगे, अब जो एक बंदा बड़ा होगा उसको कैसे पढ़ाओगे, उसके लिए आप वर्कशॉप्स करो, ताकि आप बताओ उनको कि यार इस तरह की ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, आप इस तरह अगर आप आइडेंटिफाई करो तो आप हमें बताओ, जहाँ पे भी आपको इस तरह कुछ नजर आए हमें बताओ, आपने किस तरीके में इमरजेंसी में एकदम जो है इमरजेंसी को किस तरीके से आपने टैकल करना है। या आप इस तरह की जो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स बनाओ, जो आप जहाँ पे जल्दी जल्दी, मतलब वो जो रिस्पॉन्सिव किस्म की हों प्लेटफॉर्म्स, वहां पे जल्दी जल्दी आपको जो है वो पता चले कि भाई कहाँ पे क्या मसला आ रहा है, आप उसको एकदम जाकर रिस्पॉन्स करो। ठीक है। आपको जल्दी जल्दी कंप्लेंट्स वहां पे मिले। देन आप थ्रेड्स को जल्दी जल्दी समझोगे कि कौन सी जो कौन सा लोकल एरिया है जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे सबसे ज्यादा, यहाँ से सबसे ज्यादा आपको कंप्लेंट्स मिल रही है। फिर आपके पास एक जगह ऑर्गेनाइज डेटा होगा, कोई प्लेटफॉर्म होगा। देन आप एंड पे जो है एक महीने के, एक साल के एंड पे आप उसका उसका एनालिसिस करो कि यार ये इस जगह से कोई टाउन है, टाउन भी टाउन सी, अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है पुलिस के पास, और आपने पुलिस ने हर लोकल एरिया में वर्कशॉप्स रख के लोगों को बता दिया है कि ये प्लेटफॉर्म है, कोई भी मसला हो, किसी के बारे में भी आपने कंप्लेन करनी हो, आपने यहाँ पे करनी है। आप किसी को भी एट रिस्क देखो, आप यहाँ पे बताओ। तो जब आप वर्कशॉप्स करके ये सब कुछ बताओगे बच्चों से, वहां के बड़ों से, बूढ़ों से मिलके आप उनको इन प्लेटफॉर्म्स का बताओगे, उनको बोलोगे अपने फोन में ये है, इस तरीके से यूज करना है, लैपटॉप में अपने यहाँ से इस तरीके से यूज करना है, तो जो आपको कंप्लेंट्स मिलेंगे आप एक साल के, एक महीने के एंड पे उनको उनका एनालिसिस कर पाओगे। एंड पे आप देख देख पाओगे यार कि ये है रेड रेड जोन है, ये ग्रीन जोन है, इसके ऊपर इतना काम, इसके ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, आप कोलैबोरेट करते हो। जो लोग आप लोग को जब पता चले जो एट रिस्क है, आप उसको सपोर्ट दो, उस बंदे को। या कोई फैमिली है इस तरह की जो बहुत ही इकोनॉमिक डाउन टर्न से गुजर रही है, तो आप उनको सपोर्ट करो। आप उनको पुलिस का काम असल में यही होता है आम जुबान में, कि वो एक नैरो लेवल से स्टार्ट करे, नैरो स्केल से स्टार्ट करे, और वो सड़कों पे निकल के भाई लोगों को देखें। क्योंकि उनका काम क्या होता है असल में, लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज होती हैं, कि वो देखें कि आपकी सोसाइटी में लॉ है या नहीं है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि कम्युनिटी पोलिसिंग स्टार्ट की जाए। अगर कम्युनिटी पोलिसिंग स्टार्ट हो जाए, तो आप बचपन से, एक बच्चा जब छोटा होता है, अब वो आपके साथ ना बातचीत करके बड़ा होता है। हमारे यहाँ हम पुलिस से बात करने से भी डरते हैं। क्यों? क्योंकि अभी कम्युनिटी पोलिसिंग, ये इसका ये वजह नहीं है कि पुलिस ही बुरी होती है, ऐसी कोई वजह नहीं है, बस ये है कि वो कहीं ना कहीं एक एटमोसफियर ऐसा क्रिएट हो गया कि हम उनसे बात नहीं कर पाते। तो कम्युनिटी पोलिसिंग बहुत जरूरी है, ताकि वो हमारे सामने आए, हम उनको देखें, वो हमें देखे, हमें वो एक अनोखी चीज ना लगे। ताकि हम जल्दी जल्दी हम लोग समझें कि कौन सी एट रिस्क यूथ है, और हम उसको सेट करने के लिए कोई कोई तो रेमेडीज लाएं, कोई मेजरमेंट्स लें। ठीक है। तो ये सब कुछ करना चाहिए, पुलिस को सामने आकर, इंटेलिजेंस जो हमारी है, जो हमारी पुलिस है, उसको सामने आकर काम करना चाहिए। अगर वो सामने आकर काम करेगी तो वो बड़े बड़े लेवल तक चीजें जाएंगी। ठीक है। अच्छा, इससे जो अगला है, सोशल मीडिया रेगुलेशन, मॉनिटर ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म। ये एक चीज हम कर सकते हैं। देखो सोशल मीडिया से सबसे ज्यादा जो है एक्सट्रीमिज्म एंड रेडिकलाइजेशन बहुत ज्यादा होती है सोशल मीडिया के थ्रू। आजकल ये बहुत ज्यादा आप देखें ट्रेंड में, या आपको ना ये बहुत ज्यादा चीज न्यूज में नजर आए, किस तरीके से सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाए, किस तरीके से हमें जो है देखना है कि डिफरेंट। आजकल तो देखो आपको हजार तरह की एप्स बाहर नजर आती है, समझ भी नहीं आती कौन सी ऐप कितना बड़ा प्रोपेगेंडा कर रही है। ठीक है। तो सोशल मीडिया को रेगुलेट करना हर गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट फायर वॉल्स क्यों यूज करती हैं, इसीलिए कि आप अपनी कंट्री को हम बचा सकें। क्योंकि आजकल तो मीडिया सेचुरेटेड टाइम पीरियड है। अब
हर लिहाज से तो नहीं बचा सकते, लेकिन कुछ ना कुछ आप जो है रेगुलेशंस को ला के उसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। प्रोवाइड डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग टू हेल्प इंडिविजुअल्स डिफरेंशिएट बिटवीन क्रेडिबल इंफॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा। तो सबसे पहले पोस्ट आई, आपके फोन पे हुई पॉपअप, और आपने सीधा देखा और जाके सबको शेयर कर दिया। मतलब आपके अंदर डिजिटल लिटरेसी नहीं आती, आप ना उसको लेके इतने अवेयर नहीं होते कि सोशल मीडिया कितना बड़ा प्रोपेगेंडा का एक बहुत बड़ा टूल है। तो डिजिटल लिटरेसी होना लोगों के पास बहुत जरूरी है। अपने बच्चे को, अपने बहन भाइयों को तब तक फोन ना दे जब तक आप लोग की बात को समझे ना कि वो क्या डिफरेंशिएट कर पाएगा क्रेडिबल सही इंफॉर्मेशन में और प्रोपेगेंडा में, ठीक है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो डिफरेंट सोशल एप्स के साथ मिलकर, सोशल मीडिया जो एप्स होती हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनके साथ मिलकर काम करती हैं। जैसे यहाँ पे है कि ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द ग्लोबल इंटरनेट फोरम टू काउंटर टेररिज्म GIFCT कोलैबोरेट विद मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे कि फेसबुक, एक्स, प्रीवियसली ट्विटर कहा जाता था, to develop advanced algorithms and human review processes to detect and remove extremist content rapidly। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ये बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करती हैं, जैसे फेसबुक वगैरह, इनके साथ काम करती हैं। और मतलब ये क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं काम करके कि यार हम कोई ज्यादा एडवांस्ड एल्गोरिथम्स लेके आए, एल्गोरिथम्स जो फ्लैग एंड डिटेक्ट करते हैं, ब्लॉक करते हैं, फ्लैग करते हैं, ब्लॉक करते हैं कंटेंट को विद इन सेकेंड्स। ठीक है, उनको कुछ लगे ना कि यार ये जो कंटेंट है ये बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट नेचर का है, ये वो वीडियोस इमेजेस को डिटेक्ट करते टेक्निक्स यूज करके, जैसे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग वगैरह। तो इन चीजों को, डिफरेंट टेक्निक्स को ये एल्गोरिथम्स यूज करते हैं एंड ये डिटेक्ट करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा या डिफरेंट वीडियोस इमेजेस को देखते हैं, उनको लगे कि यार ये जो है ये कोई खराब ही चीज है, इससे सोसाइटी का भला नहीं होगा, तो इसको एकदम ब्लॉक करते हैं, फ्लैग एंड ब्लॉक करते हैं कंटेंट को विद इन सेकेंड्स। लेकिन हम सिर्फ एल्गोरिथम्स पे नहीं रह सकते, क्योंकि एल्गोरिथम्स कभी कभी मिस आइडेंटिफाई करता है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि ह्यूमन रिव्यू प्रोसेस होना चाहिए। मतलब ये इंडिविजुअल्स होते हैं जो ट्रेंड होते हैं, और वो जो है डिडक्ट करते हैं, मतलब एक डिडक्ट करते हैं, कोई भी एक्सट्रीमिस्ट पोस्ट होगी, वीडियो होगी, इमेज होगी, उसको एकदम जो है वो ब्लॉक करते हैं। तो एल्गोरिथम्स भी एडवांस करते हैं, एडवांस करने की कोशिश करते हैं, और ये ह्यूमन जो रिव्यू प्रोसेस होता है उसको भी दिन ब दिन बेहतर करते हैं, ताकि एल्गोरिथम्स ने अगर अच्छे तरीके से डिटेक्ट नहीं किया है, मिस आइडेंटिफाई कर लिया है, तो लोगों के पास गलती का चांसेस थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो इस तरह की डिफरेंट चीजों को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट है उसको जल्दी से जल्दी वो रिमूव कर सके। दीज पार्टनरशिप्स फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन शेयरिंग अबाउट emerging थ्रेट्स एंड ट्रेंड्स इन ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके आगे फिर अब टेररिज्म का है। तो टेररिज्म तो हम बाद में देखेंगे। तो अभी तक रेडिकलिज्म का हमने देखा था, रेडिकलिज्म यहाँ पे खत्म हो गया है। अब इसके बाद हम टेररिज्म का देखेंगे, टेररिज्म की डेफिनेशन देखेंगे। हम देखेंगे कि हर किसी के लिहाज से टेररिज्म की एक स्थिति को या फिक्स डेफिनेशन है या नहीं है, उसे कितनी टाइप्स हैं, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, स्टेट ऑन, स्टेट स्पॉन्सर्ड एंड नॉन स्टेट टेररिज्म, और जो इस तरह की टाइप्स हैं। एंड देन हम लोग GTI देखेंगे, रिपोर्ट देखेंगे 2024 की, और फिर हम देखेंगे क्या फैक्टर्स हैं बिहाइंड टेररिज्म, अब उसको हम खत्म कैसे करें। मोर और लेस रेडिकलिज्म टेररिज्म के एक ही जैसे होंगे, यही सब कुछ आप वहां पे भी लगा सकते हो, लेकिन फिर भी हम लोग एक डेडिकेटेड अप्रोच वहां पे रखेंगे। आप लोगों को कोई भी चीज समझना है तो प्लीज प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।